Hello everyone. In today's lecture, we'll discuss about replication mechanism in enzyme, which is a very important topic of class 12th genetics. Now, before we begin and understand the mechanism of replication, we need to know certain facts about replication. First thing is the time of replication. कि replication कब होता है? Replication occurs in S phase of cell cycle. If you remember the cell cycle that you might have learnt in class 11th, cell cycle में दो phases होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज डिवाइडिंग फेज होता है और इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज होता है, जिसमें सेल डिवाइड करने से पहले प्रिपरेशन करता है. इंटरफेज में तीन फेजेस होते हैं, G1, S और G2. जो एस फेज होता है इंटरफेज का, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन करता है. सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट एस फेज ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इज मोड ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मोड क्या है? रेप्लिकेशन का मोड है सेमी कंजर्वेटिव मोड. डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो किस पैटर्न में हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव वे में. मीन्स एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है. दिस शोज दैट द रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने. Now, before we start with mechanism, there are few more points that you should know कि क्योंकि जो DNA है वो बहुत लेंदी होता है, तो रेप्लिकेशन कभी ऐसे नहीं होता कि DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को अलॉन्ग द एंटायर लेंथ बिल्कुल दोनों को अलग कर दिया गया है. ऐसा कभी नहीं होता है. सो देयर इज़ अ सर्टन पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम DNA को अलॉन्ग द एंटायर लेंथ सेपरेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट अगर हम कर भी देते हैं तो DNA अनस्टेबल हो जाएगा. दूसरी चीज़, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत लेंदी है, 2.2 मीटर्स उसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स अट्रैक्टिव बॉन्ड्स होते हैं. आप अगर ट्राई भी करोगे उसे अलग करने के, वो दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे, दोबारा से कॉइलिंग कर लेंगे. सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ, देयर इज़ नो वे कि जिसमें जहाँ पे डीएनए अलॉन्ग द एंटायर लेंथ पूरा सेपरेट हो जाए और रेप्लिकेशन हो. रेप्लिकेशन के लिए स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है जिसे हम ओराई बोलते हैं, ओरिजिन of replication. So what is ori? Ori is a definite region in DNA where replication originates. DNA के ऊपर specific region present होते हैं जिसमें replication originate होता है, जहाँ replication का process start होता है, and that is known as ori or origin of replication. Now prokaryotes में एक ori present होता है, eukaryotes में there are many ori or origin of replication. Reason is very simple because prokaryote has single circular DNA. उनके पास सिर्फ एक DNA होता है which is circular, whereas eukaryotes में there are many DNA molecules and it is quite lengthy also. So the first thing that you need to know is ori. Replication के लिए there is a definite region on DNA where replication process originates, and that is known as origin of replication, ori. Prokaryote में there is one ori and eukaryote में there are many oris or thousands of ori. नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जब हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें एक रेप्लिकेशन बबल बनाना पड़ेगा. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसका सेंटर, ये रेप्लिकेशन बबल का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जब ये खुल जाता है डीएनए, एंड जब डीएनए ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ. सो ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है जो वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक्चुअली हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स विच इज़ वाई शेप्ड वेयर रेप्लिकेशन अकर्स, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क. ये एक्चुअली एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सो एक ओराई में, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, एक रेप्लिकेशन बबल में दो रेप्लिकेशन फोर्क आपको मिलेंगे, और रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ब्रॉड से नैरो पोर्शन की तरफ होगा, खुले हुए पोर्शन से कॉइल्ड पोर्शन की तरफ होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू द मिस्टेक कि हमेशा रेप्लिकेशन का डायरेक्शन उल्टा बना देते हैं, बट रेप्लिकेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज from the broad portion to the narrow portion. So now you can see कि एक ओराई में दो रेप्लिकेशन फोर्क हमें मिल रहे हैं. रेप्लिकेशन फोर्क एक्चुअली क्या होता है? द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स वेयर रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस. ये वाई शेप्ड होता है, इसलिए हम इसे रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं. सो पॉइंट जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है रेप्लिकेशन का प्रोसेस वो ओराई है. ओराई में डीएनए हेलिक्स की वो पर्टिकुलर ओपनिंग जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है जो वाई शेप्ड होता है वो रेप्लिकेशन फोर्क होता है.
नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। नाउ रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें इस हाईली कॉइल्ड डीएनए को खोलना पड़ेगा, ओरिजिन की पॉइंट से हमें उसे खोलना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है दोनों स्ट्रैंड, उसको कट करने की वाली कोई एंजाइम चाहिए होगी। वी विल बी नीडिंग एन एंजाइम विच कैन कट हाइड्रोजन बॉन्ड और वो अनवाइंडिंग करे, अनकॉइलिंग कर दे हेलिक्स की, और इस तरह का रेप्लिकेशन बबल हमें दे दे। सो फॉर दैट वी विल नीड हेलिकेज एंजाइम. Helicase enzyme is responsible for unwinding of helix. This you have to remember कि जो पहली एंजाइम है, हमें इस पूरे हेलिक्स को बीच में से खोलना है, ओराई के पॉइंट पर हमें इसे खोलना है और ऐसा एक बबल बनाना है। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई एंजाइम इनके बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर दे, और तभी इसकी अनकॉइलिंग हो सकती है। सो हेलिकेज एंजाइम इज द वन विच इज कॉजिंग द अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। नाउ हेलिकेज एंजाइम वो एंजाइम है जो इसको, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रही है और इसकी कॉइलिंग को अनकॉइल कर रही है, अनवाइंडिंग कर रही है हेलिक्स की। नाउ द सेकेंड एंजाइम, नाउ हमने अनकॉइलिंग तो कर दिया। अगर आपके पास दो वायर्स हैं जो आपस में कॉइल्ड है, अगर आप उनको बीच में से खोलोगे भी तो वो दोबारा से कॉइल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके में कॉइलिंग टेंशन डेवलप हो जाएगा। सो अब हमें एक ऐसी एंजाइम की ज़रूरत है, वी रिक्वायर सच एन एंजाइम जो उस कॉइलिंग टेंशन को रिमूव कर सके, वरना दोबारा से कॉइलिंग हो जाएगी और हेलिकेज का काम बेकार हो जाएगा। सो नाउ दैट एंजाइम विच रिमूव्स कॉइलिंग टेंशन, उसे हम प्रोकैरियोट में गायरेज बोलते हैं, एंड यूकैरियोट में दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमेरेज. So the enzyme required for removing coiling tension in prokaryote is gyrase and in eukaryote is topoisomerase. Now question arises कि ये enzyme topoisomerase coiling tension remove कैसे करती होगी? इसे हम निक और रीसीलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। निक का मतलब कट। अब इसे कॉइलिंग टेंशन रिमूव करना है तो ये क्या करती है, एक छोटा सा कट लगा देती है एंड कॉइलिंग टेंशन रिलीज हो जाता है और दोबारा से उस पॉइंट को सील कर देती है। इट कॉजेज रीसीलिंग. सो व्हाट हैपन्स, इन्होंने एक कट लगाया, कट लगा के टेंशन रिलीज कर दिया और दोबारा से उसे रीसील कर दिया. So this is why we call it nick and resealing enzyme. So topoisomerase कैसे कॉइलिंग टेंशन रिमूव करती है? निक एक कट लगा के उसका टेंशन रिलीज कर देती है और फिर उसको रीसील कर देती है. That is how the topoisomerase enzyme और gyrase enzyme work and it removes the coiling tension. नाउ अभी भी कोई गारंटी नहीं है, स्टिल नाउ देर इज़ नो गारंटी कि दोबारा से वो दोबारा से वो जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में कॉइलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ दोबारा से वो कॉइलिंग स्टार्ट कर देंगे. सो नाउ वी नीड समथिंग जो क्लिप की तरह, एक क्लिप की तरह दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखे और डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन ना होने दे. सो व्हाट विल एक्ट एज अ क्लिप हियर? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP. ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यूज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल बना के रखते हैं और डबल स्ट्रैंड नहीं बनने देते हैं. सो नाउ व्हाट विड वी नीड, हमें एक क्लिप जैसी चीज़ की ज़रूरत होगी जो सिंगल स्ट्रैंड को इस तरह से पकड़ के रखे और डबल स्ट्रैंड ना बनने दे. सो इट इज़ स्टेबलाइजिंग द सिंगल स्ट्रैंड एंड प्रिवेंटिंग द डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ तैयारियाँ कर रहे थे. वी वर डूइंग द प्रिपरेशन सो दैट आर मेन एंजाइम कैन डू द रेप्लिकेशन. हम ये सारी तैयारियां इसलिए कर रहे थे ताकि जो हमारी मेन एंजाइम है वो आराम से रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सके. एंड नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज़ द मेन एंजाइम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन. वो कौन सी एंजाइम है, मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ये सारी प्रिपरेशन इसलिए हो रही थी ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ठीक से वर्क कर सके. सो द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. नाउ टाइप 3 जो है वो एक्चुअली मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन कॉज कर रही है. सो द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3. नाउ अभी तक हम जो देख रहे थे वो एक रेप्लिकेशन बबल था, बट नाउ अब हम एक रेप्लिकेशन फोर्क को ऑब्जर्व करेंगे. आइदर वी विल लुक एट दिस वन रेप्लिकेशन फोर्क, या तो हम इस रेप्लिकेशन फोर्क को देखेंगे, दिस वन, और वी विल लुक एट दिस रेप्लिकेशन फोर्क. सो हम कोई भी एक रेप्लिकेशन फोर्क को उठा लेते हैं और अब रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करते हैं. सो
दो स्ट्रैंड्स हैं, दिस इज़ द वाई शेप्ड रीजन जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है. सो फॉर दीज टू स्ट्रैंड्स, हर स्ट्रैंड पे एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होगी जो एक इस स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन कर रही होगी, एक इस स्ट्रैंड पे कर रही होगी. तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये दो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में वर्क करती जाएंगी एक साथ और स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती जाएंगी. तो ये जो दो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक साथ एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रही हैं साइमल्टेनियसली, इन्हें हम बोलते हैं रेप्लिजोम. वी कॉल इट रेप्लिजोम. ओके, नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में कुछ बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए. हाउ दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वर्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती. उसे स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी किसी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता. उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है. इन द सेंस, अगर हम ट्रेन के फॉर्म में बात करें तो उसको एक इंजन चाहिए होता है. डिब्बे चाहे आप जितने भी लगवा लो, उसको पहले से एग्जिस्ट करता हुआ एक स्टार्टर चाहिए. उसे एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है. ये जो पहले से एग्जिस्ट करती हुई शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, इसे हम प्राइमर बोलते हैं. और ये प्राइमर होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड का. सो इसे बनाने वाली एंजाइम होती है प्राइमेज. डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर पाती है. उसको स्टार्ट करने के लिए उसे एक प्राइमर की ज़रूरत होती है. प्राइमर एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट प्री एग्जिस्टिंग शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ आरएनए. पहले से एग्जिस्ट करती हुई छोटी सी आरएनए न्यूक्लियोटाइड की एक चेन चाहिए होती है ताकि वो उसको 3' ग्रुप मिल जाए और फिर वो आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाए. ना इसकी वर्क करने के लिए इसको 3' ग्रुप चाहिए होता है. वो इसे प्राइमर प्रोवाइड कर देता है और फिर ये आगे उसको इंक्लूड करता जाता है, पॉलीमराइज करता जाता है, रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता जाता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कर पाता है, दैट इज़ 5' to 3' डायरेक्शन में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रेप्लिकेशन कर पाता है वो एक ही डायरेक्शन में करता है, 5' 3' डायरेक्शन में. मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग, टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जो पेरेंटल स्ट्रैंड जिसकी कॉपी जनरेट कर रहा है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग ये अच्छे से कर लेता है 3' 5' डायरेक्शन में. इसीलिए ये सिर्फ 5' 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर पाता है, रेप्लिकेशन कर पाता है. क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन रीड करता है प्रॉपर्ली, 3' 5' को ईजिली रीड कर लेता है, इसलिए ये 5' 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर पाता है. तो उस स्ट्रैंड में बहुत अच्छे से ये रेप्लिकेशन कर लेगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी, क्योंकि उसमें ये 5' 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर लेगा. Now another important property about DNA polymerase enzyme is कि DNA polymerase enzyme बहुत fast enzyme है और इसमें high degree of accuracy होती है. It can catalyze 2000 base pairs per second. ये 2000 base pair per second polymerize कर सकता है, replicate कर सकता है, right? आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के रेप्लिकेशन को देखते हैं. ये जो स्ट्रैंड था ऊपर वाला पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी इसको कॉपी जनरेट करनी थी, उसकी पोलैरिटी है 3' to 5'. अब 3' 5' में ये टेम्पलेट की रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता है और इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्राइमर प्रोवाइड कर दिया गया. ये प्राइमर है पहले से एग्जिस्ट करती हुई शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड. नाउ आरएनए न्यूक्लियोटाइड की ये चेन ने इसको 3' ग्रुप दे दिया और इसने कंटिन्यूसली सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया. अब इस पोजीशन पे ऊपर वाले स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन बहुत आराम से हो गया. अब आते हैं दूसरे वाले स्ट्रैंड पे, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी होती है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइज हियर इन दिस वन, द अदर स्ट्रैंड. जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' थी उसको इसने अच्छे से रीड कर लिया और 5' 3' डायरेक्शन में इसने पॉलीमराइजेशन कर दिया. नाउ द प्रॉब्लम कम्स विद द अदर स्ट्रैंड, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखते हैं, मतलब उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है. अगर ये 3' 5' है तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, 5' to 3'. अब 5' to 3' डायरेक्शन है. अब उस अगर वो प्राइमर यहाँ पे लगा रहा है तो प्राइमर है 5' पे 5' प्राइमर नहीं लग सकता. तो अब उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है.
अब वो क्या करेगा, पीछे जाएगा कहीं पे, इसको अगर OH ग्रुप मिलेगा यहाँ पे प्राइमर लगाएगा और फिर उस प्राइमर से इसको 3' OH ग्रुप मिलेगा, ये सिंथेसाइज करेगा स्ट्रैंड। बट ये आगे नहीं जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, उसको जाना तो इसी तरफ है ना, साथ में जाना है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। सो ये साथ में जाएगा इसी डायरेक्शन में, ब्रॉड रीजन से नैरो रीजन की तरफ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आके इसका रेप्लिकेशन रुक गया, फिर ये पीछे जाएगा, फिर एक प्राइमर लगाएगा और फिर उस प्राइमर से 3' OH ग्रुप मिलेगा, फिर ये एक्सटेंड करके फिर रेप्लिकेशन करेगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा एंड देन अगेन इट विल गो बैक, इट विल ऐड अनदर प्राइमर, फिर ये एक्सटेंड करके पॉलीमराइजेशन करेगा। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस हुई स्ट्रैंड की वो डिसकंटिन्यूअस हुई, वेराज यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड में जो सिंथेसिस हुई वो कंटिन्यूअस हुई। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि पेरेंट DNA स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' थी, उसमें सिंथेसिस कंटिन्यूअस हुआ, उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हुआ, तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वेयर एज टेम्पलेट स्ट्रैंड विद द पोलैरिटी 5' to 3', वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, उसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस वे में हुआ, तो हम उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो रेप्लिकेशन के बाद हमें मिले हैं, इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। अब हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसकी प्रूफ रीडिंग होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं हम दोबारा उसे क्रॉस चेक करते हैं, सो दैट क्रॉस चेकिंग इज नोन एज प्रूफ रीडिंग। अब इसमें क्या क्या रिपेयरिंग होनी है, इसमें क्या क्या फॉल्ट है। सबसे पहली फॉल्ट ये है कि जो ये प्राइमर लगे हुए हैं ये RNA के लगे हुए हैं और हमें रेप्लिकेशन में DNA की कॉपी बनानी है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये RNA के सीक्वेंस को हटा के इनको DNA के सीक्वेंस से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, DNA पॉलीमरेज डायरेक्टली प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमें RNA प्राइमर का सहारा लेना पड़ा था। बट नाउ वी हैव टू रिप्लेस इट, वरना प्रोसेस गलत हो जाएगा। रेप्लिकेशन में हमें DNA की कॉपी चाहिए, तो अब ये RNA प्राइमर के सीक्वेंस में RNA की सीक्वेंस हटा के उसको रिप्लेस किया जाएगा DNA के सीक्वेंस से। और ये प्रूफ रीडिंग एक्चुअली कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज टाइप 1। टाइप 3 मेन एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन कर रही है। DNA पॉलीमरेज टाइप 1 वो एंजाइम है जो इन प्राइमर को यानी कि RNA के सीक्वेंस को हटा के इसकी जगह DNA की सीक्वेंस लगाएगी। एक और प्रॉब्लम है इसमें, एक और रिपेयरिंग होनी है। ऐसा टूटा फूटा DNA तो हम आगे रेप्लिकेशन के लिए देंगे नहीं, वी वांट अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं, इन्हें ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होगी एंड दैट एंजाइम इज DNA लाइगेज। ये इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ देगी और दोनों तरफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। Now another question that is normally asked is what is the source of energy for this process? इस process के लिए source of energy क्या है? So now source of energy for this process is deoxyribonucleoside triphosphate. Deoxyribonucleoside triphosphate. Now just try and think कि actually हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखो न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस एंड शुगर, सो शुगर एंड बेस और एक मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, तो शुगर बेस फॉस्फेट, एक्चुअली ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का मतलब न्यूक्लियोटाइड। जब हम इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन रेप्लिकेशन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पे ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, ये 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करे, क्योंकि इन न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ही रिएक्शन हो रही है, इन्हीं के ऊपर सारी एंजाइम्स रिएक्ट कर रही हैं, सो दैट इज सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली वो न्यूक्लियोटाइड ही है जिसके ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन कर दिए गए एंड उसको एक बड़ा टिपिकल सा नाम दे दिया गया है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सी deoxyribose sugar adenine monophosphate, so deoxyriboadenosine monophosphate, जब उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए तो वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी अडेनिन अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए तो जीटीपी बन जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इस तरह से ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेंगे, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड इनका डुअल पर्पस है, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। थैंक यू।